नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बात करते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके घर से जले हुए नोट 14 मार्च को मिले थे। 14 की रात को या 15 को जब जले नोटों की बरामदगी हुई थी, उसके बाद 3 जजों का एक पैनल बनाया गया था और उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब ये रिपोर्ट बाहर कैसे आई, ये भी एक जांच का विषय है कि ये रिपोर्ट लीक किसने की। लेकिन सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, इंक्लूडिंग बार एंड बेंच, लाइव लॉ, लॉ ट्रेंड और जितने भी अलग अलग न्यूज वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इस खबर को छापा है और उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाती हूं और फिर आपसे बात करूंगी कि आखिर इस खबर में, ये जो मैं जांच पैनल की बात कर रही हूं, इस जांच पैनल ने क्या कहा है। आइए स्क्रीनशॉट देखते हैं उस स्टोरी का, जो कि समय बार एंड बेंच पे ये देखिए। जस्टिस यशवंत वर्मा प्रोब रिपोर्ट, कैश वाज रिकवर्ड, बर्न्ड कैश वाज रिमूव्ड। अब ये जो खबरें हैं, इसका डिटेल मैं अब आपको बताती हूं कि ये जो जांच पैनल है, आपको तो पहले डिटेल बताती हूं कि इस जांच पैनल ने मोटा मोटा क्या कहा है, फिर उसके डिटेल्स बताऊंगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के आधिकारिक आवास पर लगी आग ने एक सनसनीखेज रहस्य उजागर किया है। आधे जले नोटों का ढेर, गायब हुई नकदी और गवाहों के चौंकाने वाले बयान, जांच पैनल ने इस बेहद संदिग्ध करार दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा ने क्यों नहीं की कोई शिकायत। क्या यह एक साजिश है या फिर कुछ और। अब ये पूरा मामला कब का है, उसकी डिटेल में मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी। 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा का जो लटिन्स दिल्ली में जो घर है, वहां जो उनका आधिकारिक आवास था, वहां पर आग लगने से घटना हुई थी। उनके आउट हाउस में 500 रुपए के जले नोट मिले। 17 मार्च को जस्टिस वर्मा ने नोटों की तस्वीरें देखी और फिर उन्होंने इसे एक षड्यंत्र करार दिया था। उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद 3 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जो जस्टिस शील नागू हैं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन ने इस कमेटी की अध्यक्षता की थी, यानी कि इस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन था। अब इस कमेटी की रिपोर्ट ने क्या कहा है और मुख्य बातें क्या कही हैं। 64 पेज की ये रिपोर्ट है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि इस रिपोर्ट को 4 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंपी गई थी और यह रिपोर्ट जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराती है। इसके बाद सीजीआई ने इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था। अब सरकार ने संसद के आगामी मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव यानी कि इम्पीचमेंट मोशन लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जांच पैनल ने क्या क्या किया। जांच पैनल ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें से कम 10 गवाहों ने पुष्टि की है कि उन्होंने जस्टिस वर्मा के आवास पर आधे जले हुए या पूरे तरह से जले हुए नोट देखे थे। आप सोचिए, 55 गवाहों में से 10 गवाहों ने इस बात की पुष्टि की है। और कई रिपोर्ट्स के अनुसार समिति ने जिन 55 गवाहों की जांच की है, उनमें जस्टिस वर्मा की बेटी भी शामिल थी। अग्निशमन और पुलिस कर्मियों के बयानों के साथ ही वीडियो और तस्वीरों से पुष्टि हुई है कि स्टोर रूम के फर्श पर 500 रुपए के नोटों का बड़ा ढेर बिखरा हुआ था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आग बुझाने की प्रक्रिया के दौरान देखे गए और पाए गए आधे जले हुए नोट बेहद संदिग्ध हैं और ये छोटी रकम के नोट नहीं थे जो जस्टिस वर्मा या उनके परिवार के सदस्यों की मौन या सक्रिय समिति के बिना स्टोर रूम में रखे जा सकते थे। माइंड यू, ये बात रिपोर्ट में लिखी गई है। फिर मैं आगे रिपोर्ट को कोट कर रही हूं। रिपोर्ट में यह आगे कहा गया है कि इसलिए 1+4 स्थायी गार्ड और गेट पर हमेशा तैनात पीएसओ द्वारा निगरानी वाले एक मौजूदा जज के स्टोर रूम में नकदी रखना लगभग असंभव है। इसके अलावा घर में 6 से अधिक स्टाफ क्वार्टर्स के साथ कई पुराने और विश्वसनीय घरेलू नौकर भी मौजूद हैं। रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि आग लगने की रात कुछ नकदी को मौके से हटाया गया था, जो सुरक्षा गार्ड्स ने देखा। पैनल ने इसे संदिग्ध बताते हुए कहा कि यह नकदी का हिस्सा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। पैनल ने फिर कहा है कि आधे जले हुए नोटों की मौजूदगी और उनका आवास पर पाया जाना
गंभीर सवाल उठाता है और ये नकदी के आने और इसके इस्तेमाल पर संदेह पैदा करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जो ये जांच रिपोर्ट है, इसके अनुसार जस्टिस वर्मा ने न तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और न ही अपने वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पैनल ने इसे अनुचित आचरण और न्यायिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही माना है। गवाहों के बयानों के अनुसार कुछ नकदी को आग लगने की रात मौके से हटाया गया, जिसका कोई हिसाब नहीं दिया गया है। जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता दिखाई। अब आज इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिपोर्ट कहां से लीक हुई, क्या हुआ और अब ये किस दिशा में इस पूरे केस को लेकर जाएगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा हैं। महमूद, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहला सवाल तो ये कि जब ये रिपोर्ट राष्ट्रपति मुर्मू को दी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी, तो आज ये मीडिया वालों को कैसे लीक हो गई? सबसे पहला तो ये सवाल है। देखिए, सवाल यही है, मैं आपको जो बहुत दिन से कह रहा हूं, और ये लीक हो गई जब हमने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, मैंने और अग्रवाल साहब ने, तब मैंने यही बात की थी। कपिल सिब्बल साहब के पास ये रिपोर्ट कहां से आ गई? ये बात पिछले 3-4 दिन पहले कपिल सिब्बल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था, तो ये सवाल तभी उठना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली ये रिपोर्ट लीक हुई है तो ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो या तो ये कमेटी के मेंबर्स ही लीक कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जहां पे ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी वहां से, या सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति भवन भेजी गई थी। यही सिक्योर्ड जगहें हैं जिन जगहों पे ये रिपोर्ट अवेलेबल थी। तो इस पे एक इंक्वायरी का विषय, एक नई इंक्वायरी का विषय ये भी होना चाहिए कि ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई और किन लोगों ने ये लीक की। उससे भी इस सारे जो घटनाक्रम चल रहा है उस पे भी रोशनी पड़ेगी कि ये सब हो क्या रहा है। क्या सिर्फ ये एक केस भ्रष्टाचार का है जिसका इस्तेमाल एक बड़े पर्पस के लिए किया जा रहा है, या कुछ और तरीका है, या कोई और सच्चाई है इसमें। और जिस तरह की, अभी मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, आधी ही पढ़ी है। आधी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये रिपोर्ट भी पूरी ईमानदारी के साथ की गई रिपोर्ट नहीं है। इसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से चीजें कलेक्ट करने की जगह चीजें छुपाने की भी एफर्ट हुए हैं कि आधी इन्वेस्टिगेशन की जाए, आधे सबूत इकट्ठे किए जाएं और आधे ना किए जाएं। ऐसा भी ये आधी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे एकदम एक ट्रेंड लॉयर होने की हैसियत से साफ साफ नजर आ रहा है। और उस दिन जो कपिल सिब्बल साहब पूरी ताकत लगा के, और ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया कि वो उनका रोल क्या एक एक्टिविस्ट का था या वो वकील के तौर पे उनकी डिफेंस कर रहे थे यशवंत वर्मा साहब की, जस्टिस यशवंत वर्मा साहब की। वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी बात। अगर वो वकील थे तो वकील तो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए सच और झूठ दोनों बोलता है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर वो एक्टिविस्ट की तरह से बात कर रहे थे तो फिर मैं ये समझता हूं कि उनके जो वो एक बयान जो उन्होंने बोला है प्रेस में, वो भी बहुत क्वेश्चनेबल उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें, जो कि बिल्कुल एविडेंस एक्ट है कि ये रिपोर्ट लीक कहां से हुई। ये रिपोर्ट 3 लोगों को पता थी। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के को पता थी, एक राष्ट्रपति को और एक प्रधानमंत्री को। तो क्या फिर इन ऑफिसेज से ये रिपोर्ट लीक की गई है और मीडिया को दिया गया है भाई आप छापिए? उसके आगे ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स में भी शायद गई होगी तब, क्योंकि वहीं तो जो इस पे अग्रिम कार्रवाई है, यानी कि इम्पीचमेंट, वो तो पार्लियामेंट में होनी है। तो ये कैबिनेट के पास भी गई होगी, कैबिनेट के कुछ सदस्यों के पास तो डेफिनेटली गई ही होगी। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय आ गया है, क्योंकि हम लोग जिनका कोई एक एजेंडा नहीं है, एजेंडा सिर्फ एक है कि जुडिशियल सिस्टम की ताकत, न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी खत्म नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत से, किसी भी हालत में। तो हम लोगों का तो कम से कम ये फर्ज है कि एक एक बात
जो इसमें आती है उसको पूरी पैनी नजर भी रखें उस पर, और उसमें पूरी तरीके से कानून का पालन हो और इंसाफ का भी पालन हो। एक ये खुशखबरी की बात जरूर है, हालांकि ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है मैं नहीं जानता इसमें, लेकिन वीडियोग्राफी भी, जैसा कि मैं खास तौर पे इस बात को कह रहा था, कोई भी इंक्वायरी होनी चाहिए तो उसकी वीडियोग्राफी के बगैर उसकी सच्चाई और तथ्यात्मक रूप से सही होने की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव हो जाती है फिर बात। तो इसमें वीडियोग्राफी भी काफी हद तक हुई लगती है, जैसा मैंने अभी तक पढ़ा है। तो वीडियोग्राफी से को पब्लिक डोमेन में भी लाना चाहिए, और पार्लियामेंट में तो आएगी ही। उससे भी बहुत सारी चीजें जो लोग ट्रेन लॉयर्स हैं या एक्सपर्ट हैं वो बता सकते हैं कि ये मामले को रफा दफा करने के लिए इंक्वायरी हुई थी सारी, या के सच्चाई की तह तक जाने के लिए हुई थी। क्योंकि अभी तक जो मैंने पेजेस पढ़े हैं उसमें मुझे कोई खास ऐसी बात नजर नहीं आई। हाँ, दिखाने के लिए आई वॉश के तरीके से एक फॉर्मेलिटी के लिए बहुत सारे विटनेसेस इसमें ले लिए गए, उनके स्टेटमेंट्स ले लिए गए, लेकिन जो असली मुद्दे की बात है कि वहां से एविडेंस किसने हटाया, उस पर मुझे अभी तक तो कोई इसमें कोई चीज नजर नहीं आई है। और ये आपने बात बिल्कुल सही कही है, और ये बात मैं भी पहले दिन से कह रहा हूं, जस्टिस वर्मा के खिलाफ हम लोगों का शक दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा। उन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पे, जहां तक मैंने पढ़ी है, साफ तौर पे एक आया कि इस घर से कोई पैसा मेरा नहीं रिकवर हुआ, मेरे पास या मेरी फैमिली मेंबर्स के पास एक भी रुपया यहां नहीं था इस प्रकार का। तो अब जब ये कह दिया, उसके बाद इंडिपेंडेंट विटनेसेस ने, और वीडियोग्राफी तो सबने देखी है, तो इसका मतलब जस्टिस वर्मा साहब की बात मानी जाए तो ये साफ तौर पे निकल के आ रही है बात कि किसी ने उनको झूठा फंसाने के लिए वहां ये करेंसी रखी है। इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद, और इस रिपोर्ट से यह भी पता लग रहा है कि उन्होंने अपने ट्रांसफर को मंजूरी दे दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के ट्रांसफर को उन्होंने शुरू के 2-3 दिनों में ही मंजूरी दे दी थी, जैसे ये प्रपोजल आया था। तो ये मंजूरी तो उन्होंने दे दी, लेकिन अपने खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की पुलिस कंप्लेंट, जैसा आपने भी कहा अभी, आज तक नहीं की है। ये बात पूरी तरीके से जस्टिस वर्मा के इनोसेंस के खिलाफ जाती है, क्योंकि फिर ये जस्टिस वर्मा हो सकता है इतने बड़े दिल वाले हों कि वो कह रहे हो कि चलिए मेरे ऊपर झूठा केस लग गया, मैं इस केस से अपने आप को मेहनत करके या बहस करके या अपने अच्छे कपिल सिब्बल जी जैसे वकीलों को एंगेज करके बच जाऊंगा। लेकिन ये अगर जुडिशरी पे हमला है उनके थ्रू, तो क्या वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। ना कपिल सिब्बल साहब, ना दिल्ली हाईकोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना जस्टिस वर्मा का कोई भी हितैषी जस्टिस वर्मा को झूठा फंसाने की कोई एफआईआर करने को तैयार ही नहीं है। यह है सबसे बड़े शक की बात, जिससे शक की सुई बार बार इस तरफ उनकी गिल्टी होने की तरफ इशारा करती है। लेकिन रिपोर्ट में अगर इस बात को लेकर ये बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि जले नोट मिले हैं, न्याय में हेराफेरी हुई है, और अब बेसिकली उन्होंने ये कह दिया है बिल्कुल साफ साफ कि जो 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पर्याप्त तथ्य मिल गए हैं। बेसिकली उसका जो क्रक्स है वो यही है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, उनके घर से जले हुए नोट मिले थे, बहुत सारे विटनेसेस हैं जिन्होंने इसको कोरॉबरेट किया है। तो अब और क्या बचा है? आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज मिसिंग है इस रिपोर्ट से? मिसिंग वही है ना, ये कोई सच्चाई की तह तक जाने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन इस रिपोर्ट में मुझे नजर नहीं आ रही, और उसकी सबसे बड़ी वजह पेज नंबर 2 की पहली लाइन में लिखी हुई है इसमें। अब जब ये पब्लिक डोमेन में डाल दी गई है, तो ये रिपोर्ट होम मिनिस्टर साहब को पहुंच गई थी 15 तारीख को कम से कम। मेरा यह मानना है कि ये 14 तारीख की शाम या रात को ही पहुंच गई होगी 100% अमित शाह साहब के पास। और अमित शाह साहब के पास जब ये रिपोर्ट भी कह रही है, एक्सप्लेन करें महमूद, आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह के पास क्या पहुंच गया होगा 14 तारीख की रात को ही, या 14 तारीख की रात को जो इंसिडेंट हुआ उसकी खबर अमित शाह साहब के पास पहुंच गई थी। और ये रिपोर्ट भी इस बात को कह रही है कि ये मैं आपको पढ़ी देता हूं। द aforesaid information was shared by Commissioner of Police Mr. Sanjay Arora with Honorable
Justice Devendra Kumar Upadhyay, the Chief Justice of Delhi High Court, in late afternoon of 15th of March, who was out of station at Lucknow on account of holy vacation, and he was also informed that a report, Exhibit PW1, has been sent to Union Home Minister, wherein there was reference that there were 4 to 5 half-burnt sacks of Indian currency at the spot. तो ये रिपोर्ट भेजी जा चुकी थी 15 तारीख की दोपहर से पहले अमित शाह साहब को, जैसा मैं अंदाजा लगा रहा था पहले, वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ। अब मैं ये बात अपने आपके दर्शकों पे ही के विवेक पे छोड़ता हूं कि अमित शाह साहब को ये बात पता लग गई, उसके बाद एक पत्ता भी हिलेगा, खास तौर पे दिल्ली फायर के ऑफिसर्स का या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का एक पत्ता भी हिल सकता है अमित शाह साहब के बाद तो पता लगने के बाद। और यही इस सारी कहानी का मूल है कि ये सारी स्थिति अमित शाह साहब ने अपने कंट्रोल में ली और उसको टेलर मेक किया। ये जो भी कुछ हो रहा है, भले ही हमारे चीफ जस्टिस जो जज हैं, जो जजेस की कमेटी है, कितना भी जोर लगा लें, क्या वो ईमानदारी से अब इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाए होंगे, इस पे आप महमूद आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह को सारी जानकारी थी। ये जो 3 जजों का पैनल है, अब ये भी अमित शाह के डर से कितना फ्रीली ये इंक्वायरी कर पाएगा, या अब रिपोर्ट जो दी है वो कितना उसने फ्रीली किया है, ये पता नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं? क्योंकि रिपोर्ट तो सौंप दी गई है अब ऑलरेडी। इसमें सिर्फ जजेस की गलती नहीं है, मैं आपको जजेस की भी है, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं ना, तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि क्या किया जाना चाहिए था और क्या नहीं किया गया। वो भी नजर आ रहा है क्या किया गया, और क्या जो किया जा सकता था, जो नहीं किया गया, वो भी इसमें साफ पढ़ के नजर आ रहा है। अब बेशक दिल्ली पुलिस का कोई भी अधिकारी, दिल्ली फायर का कोई भी अधिकारी, सीआरपीएफ के जवानों का जो वहां पे तैनात थे, कोई भी अधिकारी इतनी जुर्रत और हिम्मत रखता होगा कि अमित शाह साहब कुछ कहें और वो कुछ और कर दे, मुझे इस बारे में बहुत बड़ा शक। तो एक तो जो हेल्प, जो बयान, जो विटनेसेस ने बोला, वो हमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। ये अब दोनों चीजें हो सकती है ना कि अमित शाह साहब जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए की तरफ उनका ध्यान गया होगा, या उनका ध्यान और फंसाने की तरफ गया होगा कि कुछ और फंसा के कुछ अपना पाउंड ऑफ फ्लेश भी ले ले। इसको, इन बातों को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जो आपने जितने भी पेजेस रिपोर्ट के पढ़े, आपको क्या लग रहा है कि अमित शाह जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लग क्या रहा है, अमित शाह की मंशा क्या है? अमित शाह को पता, मेरी गट जिस तरीके से कपिल सिब्बल साहब ने, देखिए सरकार अपने आप को जनता की निगाहों में भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है देश में ही नहीं विदेशों में भी, तो सरकार अपने आप को एक बहुत अच्छी सरकार भी साबित करना चाह रही है कि हम वर्मा साहब को हटाना चाह रहे हैं, और कपिल सिब्बल साहब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अभी तो शुक्र है कांग्रेस पार्टी ने कपिल सिब्बल साहब का साथ नहीं दिया है। तो जहां से जस्टिस वर्मा को हटाने की बात आनी चाहिए थी, वो जगह ही ये बोल रही है कि जस्टिस वर्मा साहब को बचाओ, वो तो निर्दोष हैं। तो सरकार का काम आसान किया जा रहा है ना। ये सरकार के मन में भी तो यही होगी कि हम जजेस को अपने कंट्रोल में करें। भाई जस्टिस वर्मा को अगर इंपीचमेंट होती है, और इंपीचमेंट होना सजा नहीं है, मैं आपको फिर याद दिला दूं, मेरा स्टैंड इसमें क्लियर है। इसमें सच की तह तक जाना देश के हित में है। इंपीचमेंट होके जस्टिस वर्मा को बिल्कुल छोड़ दिया जाए या बरी कर दिया जाए, ये बहुत गलत बात होगी। एफआईआर तो होनी ही चाहिए, वन वे और दी अदर, इंपीचमेंट हो या ना हो, एफआईआर जरूर होनी चाहिए इसमें। और इतने सबूत तो इसमें से भी आ चुके हैं, इस रिपोर्ट में से भी, कि एक वर्जन देखिए, मजेदार बात क्या है, एक वर्जन है जो क्लोज स्टाफ है, ये रिपोर्ट में पढ़ के ही बता रहा हूं, जो क्लोज स्टाफ है जस्टिस वर्मा का, उनका वर्जन है जस्टिस वर्मा वाला कि यहां से कोई पैसा ही नहीं मिला, कोई ऐसा पैसा जला हुआ या बगैर जला हुआ नहीं मिला। दूसरा वर्जन है फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स का, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स का, जो ये कह रहे हैं कि नहीं बर्न नोट्स मिले हैं।
तो जस्टिस वर्मा ने ना सिर्फ स्वयं, अब अगर एक पक्ष की बात देखी जाए तो क्या नजर आता है, जस्टिस वर्मा ने ना सिर्फ स्वयं झूठ बोला, बल्कि अपने स्टाफ को भी उत्साहित किया या तैयार किया कि वो भी झूठ बोलें। और या दूसरा पक्ष ये है कि किसी ना किसी दबाव में ये फायर के ऑफिसर्स ने झूठ बोला या और पुलिस के ऑफिसर्स ने भी झूठ बोला। अब दो एक ही जगह पे जो मौजूद लोग थे, जब वो दो स्टोरीज बताते हैं तो ऑब्वियसली एक स्टोरी तो गलत होगी, या दोनों ही गलत होंगे, कोई तीसरी बात भी सच हो सकती है। यह महत्वपूर्ण बात है इसमें, जिसको मामले को रफा दफा करने की ओर ले जाया जा रहा है और परफेक्ट प्लानिंग की जा रही है। कपिल सिब्बल साहब के मैदान में आते ही तो ये बात साफ हो गई कि सरकार की मंशा जो है अपने आप को अच्छा भी बनाए रखें, और अब ये कह दीजिए कि ये भी जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने हमें बाध्य कर दिया और हम बाध्य हो गए। हम इतने शरीफ और भोले भाले हैं सरकार वाले कि वो बाध्य हो गए कपिल सिब्बल साहब की बात सुन के, देखो जी हमें ये नहीं करने दे रहे। वैसे वो चाहे वक्फ का जो बिल हो या किसानों वाला बिल हो या कोई भी ऐसा बिल हो जो देश की जनता के खिलाफ हो, वो यहां तक इस एक्सटेंट तक भी जाके के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन जाके भी वो पास करा लेते हैं। सरकार के पास मेजॉरिटी है कांग्रेस पार्टी का अभी तक का। मैंने अभिषेक मनु सिंघवी साहब के का ट्वीट देखा है, वो कांग्रेस पार्टी में हैं और बड़े महत्वपूर्ण पद पे हैं। उनका स्टैंड आज तक तो मुझे यही नजर आ रहा है कि इम्पीचमेंट होनी चाहिए, और उनका स्टैंड ये भी है कि जस्टिस वर्मा को कम से कम ऑनरेबली इस्तीफा दे देना चाहिए और इस फजीहत से पूरी जुडिशरी को बचाना चाहिए। ये मैंने उनके ट्वीट से देखा है। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल साहब हैं जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से निर्दोष ही हैं। उन्होंने पूरी एक लंबी कथा गाड़ दी। मुझे तो साफ नजर आ रहा है रिपोर्ट पढ़ के कि वो सारी की सारी एक डिफेंस काउंसिल की, यानी कि जस्टिस वर्मा के वकील की हैसियत से उन्होंने एक डिफेंस की स्टोरी गढ़ ली पूरी, जिसमें 85 छेद हैं। वो एक दूसरी बात है, वो उनकी स्ट्रेटेजी पे निर्भर करता है। वो जीतने के लिए भी केस लड़ते हैं और हारने के लिए भी। मैं नहीं जानता वो ये केस अगर वो लड़ेंगे तो किस लिए लड़ेंगे। तो लेकिन बात सारी इसमें, इस सब में सच्चाई कहां गई? वो विक्टिम बन गई ना। और जस्टिस यादव को भी कपिल सिब्बल साहब मैदान में ले आए इस चक्कर में। अब क्या होगा? बैलेंस होगा। सरकार कहेगी जस्टिस यादव साहब को बचा लो, मतलब बहानेबाजी, एक मिलजुल के मिली जुली एक बहाना तैयार हो जाएगा ना। तुम हमने ये भी बात डाल दी कि भाई तुम वर्मा साहब के खिलाफ कर रहे हो, आप बायस्ड हो वर्मा जी के खिलाफ और यादव साहब के खिलाफ कर नहीं रहे। अब कपिल सिब्बल साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा, और जो लोग भी वर्मा, जो यादव साहब, जज साहब जो है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, वो उनके खिलाफ भी एफआईआर कराएं और जस्टिस वर्मा साहब के भी खिलाफ एफआईआर कराएं, क्योंकि दोनों ने ही प्रथम दृष्टया अपराध किया हुआ लगता है, जस्टिस यादव ने भी और जस्टिस वर्मा ने भी। तो असली चीज अगर ईमानदारी से हो रही होगी, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में होगी, तो दोनों के खिलाफ एफआईआर करा के दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या एक को बचाने के चक्कर में आधी फौज पड़ जाए और दूसरे को बचाने के चक्कर में दूसरी, और दोनों ही बच जाएं, और फिर दोनों के दोनों ईमानदार बन के अपने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आके देश, समाज, इंसाफ, बराबरी की भी बातें करके अपना स्टेचर भी बनाए रखें। ये कौन सा तरीका है? अब ये रिपोर्ट की आपको जो एंड गोल है उस रिपोर्ट का, चाहे वो सरकार की मंशा हो, चाहे फिर जस्टिस वर्मा का जो भी अंजाम होगा, ये पता नहीं है इसमें, लेकिन अल्टीमेटली अगर पूरी रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगता है? क्या ये एक लीपापोती करने की कोशिश की गई? क्योंकि आपने कहा, 2-3 बार आपने इस बात को कहा कि इस केस में तह तक ये रिपोर्ट भी नहीं गई है। अब जजेस के अंडर प्रेशर थे, ये पता नहीं है हमें, बट अमित शाह, जैसा आप कह रहे हैं कि अमित शाह को ये बातें पता थी, तो फिर वो और बहुत सारे सवाल खड़ा करता है अपने आप में कि भाई अमित शाह को सारी बातें पता थी, और अगर इस तरीके से रिपोर्ट लीक की गई है तो सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार केवल दिखाने के लिए कि देखिए हम जुडिशरी के साथ बहुत सख्त है, और क्या ये सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है? मैं एंड गोल समझना चाह रही हूँ, अब इस रिपोर्ट का क्या होना है? देखिए, एंड गोल तो मामले को रफा दफा करने वाला, मेरी जो गट फीलिंग आ रही है वो ये आ रहा है। ओके, कि और तो जो क्या इम्पीचमेंट होगा या नहीं होगा? अब पता नहीं, इम्पीचमेंट तो कोई सजा ही नहीं है ना। इम्पीचमेंट तो आप अगर देखिए, जस्टिस वर्मा अगर दोषी हैं तो वो जिस पद पे बैठे हुए थे उसमें 2, 4, 5, 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रखते। अभी एक दूसरे जज जो है उनके खिलाफ तो हजारों करोड़ के इल्जाम आए हैं ना, अभी तक उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि कुछ करना ही पड़ेगा हम ही लोगों को।
तो मैं ये बता रहा हूं ना, ये कोई मसला इस बात का है ही नहीं कि ये कुछ करोड़ रुपए वहां मिले, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बात समझ लीजिए आप। ये तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया या उनको फंसाने की चेष्टा हो गई, दोनों में से एक चीज हो गया। लेकिन अगर हुआ है तो फिर हजारों लाखों करोड़ कोई वैल्यू नहीं रखते किसी हाईकोर्ट जज के लिए। ये मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं, आप देश की जनता भी ये बात समझ ले। हजारों नहीं, लाखों करोड़ एक हाईकोर्ट के जज के लिए कोई वैल्यू नहीं रखते अगर वो ईमानदारी से काम करना छोड़ दें और बेईमानी करना शुरू कर दें। और ये देश के किसी भी हाईकोर्ट के लिए मैं बता रहा हूं, और दिल्ली हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट तो खास तौर पे, मतलब ये तो अगर थोड़ा कॉमन आदमी की भाषा में कहा जाए तो मलाईदार पद हैं ये सब। ये तो सबसे ज्यादा मलाईदार हैं दोनों, बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट। और दिल्ली हाईकोर्ट आजकल उससे भी ज्यादा मलाईदार हो चुका है। तो ये हजारों करोड़ भी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। ये तो फिर जैसा मैंने पहले इंटरव्यू में अपने कहा था, एक ये भी तो हो सकता है कि पूरा घर भर गया हो, अब इतने ज्यादा हैं तो कहां रखे, कोई इधर रख दिए, कोई उधर रख दिए, कोई वहां कुछ बेध्यानी में फंसे पड़े ही रहेगा, डस्टबिन में भी मिल जाएंगे नोट कुछ। ये बात ही नहीं है। अगर एक गड्डी भी मिलती है एक्स्ट्रा तो इंक्वायरी फिर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि फिर इंटेग्रिटी पे बात आ जाती है। और जैसे ही इंटेग्रिटी पे बात आई फिर वो देश की न्यायिक व्यवस्था पे बात आ जाती है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो लेकिन आप और सीसीटीवी कैमरा, मैं अब जैसे पढ़ रहा हूं, सीसीटीवी फुटेज जो है ये 25 तारीख को किस कमेटी ने सील कराई है। अब इसमें ये रिपोर्ट की भी यही पढ़ता हूँ, while referring to CFSL report dated 27/4/2025 bearing number so and so, he has submitted that hard disk of the said camera have been found not to be accessible and submitted that it was not his fault that the cameras were not working. He also questioned the manner in which CCTV hardware was retrieved. तो अब तो ये एक और सबूत है जस्टिस वर्मा के ऊपर शक करने का। मैंने आपको पहले इंटरव्यू में, मैं अपनी बात से नहीं बदला हूं आज तक। सीसीटीवी कैमरा सबसे बड़े सबूत होते अगर ये प्लांट हुआ है, अगर नोट प्लांट हुए हैं तो सीसीटीवी कैमरा जो है उसका सबसे बड़ा सबूत होते। और मैंने उस इंटरव्यू में आपके पहले भी कहा था, सीसीटीवी कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे। हो गया वही। नहीं तो अगर शक की सुई बात है, नहीं तो आप जो कह रहे हैं वो फिर आप ही की बात सही लगती है कि इस पूरी रिपोर्ट को एक दिखावा मात्र ही रखा गया। कोई इस बात को नहीं, हाँ, कोई एक्शन नहीं लिया गया कि सीसीटीवी कैमरास को किसने छेड़छाड़ किया, जो सबूत थे हार्ड डिस्क में से रिट्रीव करने की किसने सही से कार्रवाई नहीं की, कोई कोशिश नहीं की गई है। अगर सीसीटीवी कैमरा गड़बड़ हैं तो जो व्यक्ति सीसीटीवी कैमरा का इंचार्ज है वो उसी के खिलाफ सबसे पहली एफआईआर उसी के नाम से नहीं होनी चाहिए। अब मैं ही कानूनी बात बता देता हूं, चलिए, और लोगों को शायद कपिल सिब्बल साहब को नहीं पता लग रही होगी कि कौन एफआईआर करेगा और किसके खिलाफ होगी। एक तो एक्यूज्ड वही मिल गया जिसने सीसीटीवी कैमरा में गड़बड़ की है, अब एक ही मिल गया तो उससे फिर पूरी चेन ढूंढी जा सकती है। ये कौन सा रॉकेट साइंस है। दूसरे फिर अमित शाह साहब तो हैं, उनको तो सब पता होगा। ये दो मुख्य बातें जो हैं जो कि इस समय हर जगह रिपोर्ट हो रही है कि कैश वाज रिकवर्ड, यानी कि कैश था, कैश रिकवर हुआ। दूसरा, जो जली हुई नोटें थी उनको हटाया गया, द बर्न्ड कैश वाज रिमूव्ड। क्या ये दो चीजें काफी नहीं है जस्टिस वर्मा को गिल्टी होल्ड करने के लिए? और अब उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट की एक्सरसाइज है वो तो शुरू होगी ही होगी, आई एम श्योर उसको शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें 50-55 सिग्नेचर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं लोगों की। देखिए, इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है ना, वो इम्पीचमेंट के लिए तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट मटेरियल हो गया, और वो सबसे बड़ा मटेरियल ये है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। और जस्टिस वर्मा इस बात को अपने डिफेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं कि अगर सीसीटीवी कैमरास को सही से अगर कब्जे में ले लिया गया होता सही समय पे तो मेरी बेगुनाही का सबूत मिल जाता। तो इतना भर इम्पीचमेंट के लिए तो काफी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
इतना भर इम्पीचमेंट के लिए काफी है कि जो दो तरह के विटनेस हैं, वो एक दूसरे के एक ही जगह के एक ही इवेंट के दो सेट ऑफ विटनेसेस हैं। एक सेट ऑफ विटनेसेस वो है जो क्लोज है जस्टिस वर्मा के, और दूसरा सेट ऑफ विटनेस वो है जो कि पुलिस के अधिकारी हैं और जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, जिनके पास अपने वीडियो कैमरास, जो फोन के वीडियो कैमरास है, उनके पास एविडेंशियरी वैल्यू भी है। कपल्ड विद द फैक्ट दैट सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब, जैसे ही गायब मतलब गड़बड़। मैं, और ये बात मेरा पुराना आपके दर्शक इंटरव्यू निकाल के देख लें कि सीसीटीवी कैमरा में से गड़बड़ मिलेगी ही मिलेगी। जैसे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज ना देने के लिए हमारी परम आदरणीय मोदी जी की सरकार कानून बदल देती है मेरे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि चोरी हो रही है या नहीं हो रही, वीडियोग्राफी कौन छुपाता है, कौन रोकता है, कौन खराब करता है। लेकिन अब मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ इम्पीचमेंट की बात है, लेकिन अगर वो गिल्टी हैं या नहीं है, इसके लिए पूरा ट्रायल होना चाहिए। हर चीज की एक्सप्लेनेशन आज भी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं, ये भी उनको फंसाया जा सकता है, उसके लिए ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ही डज नॉट नाउ डिजर्व टू बी अ जज। ये इम्पीचमेंट अगर नहीं हुई तो ये एक मिलीजुली बात होगी जिसमें सरकार की तरफ पक्ष वाले भी लोग हैं इन्वॉल्व और अपोजिशन के भी लोग हैं। वरना सरकार के पास मेजॉरिटी है, ऑपोजिशन साथ है, इम्पीचमेंट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक लेगी। लेकिन उसके तुरंत बाद अगले दिन ही एफआईआर होनी चाहिए जस्टिस वर्मा के खिलाफ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इम्पीचमेंट तो हो जाएगी क्योंकि सरकार के पास मेजॉरिटी है, ऑपोजिशन के लोग भी साथ में हैं इस इशू पर, तो इम्पीचमेंट हो जाएगा। और जो नहीं साथ है वो बेईमान है, मैं ये भी बता रहा हूं, जो नहीं साथ है वो बेईमान है। आपने कहा जो नहीं साथ है वो बेईमान है, लेकिन जो एफआईआर की बात आप कर रहे हैं कि इम्पीचमेंट के बाद एफआईआर होनी चाहिए, तो इम्पीचमेंट के बाद भी क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को अगर एफआईआर होती है तो क्या उनको जेल जाना होगा? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अगर सबूत इकट्ठे होंगे, जो मुझे अब जैसी की तरीके से ये हो रहा है, सबूत तो है अब, फिर तो जस्टिस वर्मा ही जेल नहीं जाएंगे, बात पूरा गैंग जाएगा। बहुत बड़ा गैंग है ये। नहीं तो गैंग ये छोटा गैंग नहीं है, इसको ऐसे मत समझो आप। अब अगर यहाँ पे आ गई ये बात तो गैंग ही है ये, जो बचाने के लिए। ये अकेले जस्टिस वर्मा के मान की बात नहीं है कि इतना बड़ा डिफेंस और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, तो गैंग तो लगे हुए हैं दो, इसमें कोई शक नहीं है। एक गैंग फंसाने के लिए भी लगा हुआ है, वरना इतनी भी बात नहीं होती, और एक गैंग बचाने के लिए भी लगा हुआ है। तो गैंग तो दोनों तरफ से एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन ये जो गैंग है ना, जो अब गलत करने की तरफ है, उसमें अकेले जस्टिस वर्मा नहीं जाएंगे, वो पहले व्यक्ति होंगे, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े लोग जाएंगे जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। जो जस्टिस चंद्रचूड़ का गैंग जो कहा जाता है ना, उसमें बहुत सारे लोग हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ के गैंग के लोग जाएंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ जेल? ऐसा प्रथम दृष्टया अब इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे कहने की हिम्मत और शक्ति आ गई, क्योंकि अकेले उनके बस की बात नहीं है। अकेले बिल्कुल बस की बात, कुछ ना कुछ, अगर बॉम्बे की भाषा में कहा जाए, मांड वाली चल रही है जबरदस्त। नहीं तो इसका मतलब ये है जो आप कह रहे हैं, मैं आप ही के शब्द को से दूसरा सवाल कर रही हूँ कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के जो पूरी रिपोर्ट है, जो भी हुआ उनके घर से, अगर इसके तार कई गैंग से जुड़े हुए हैं जिसको आप रेखांकित कर रहे हैं, तो क्या चंद्रचूड़ से भी लेना देना कुछ हो सकता है? अब वो तो इन्वेस्टिगेशन पे आएगा ही ना। जब अगर देखिए, मैं अब भी बोल रहा हूँ, इसमें एक ही काम अच्छा हुआ है कि वीडियोग्राफी हुई है। उससे जैसे ही वीडियोग्राफी हम जैसे लोगों के हाथ में आएगी या जनता के पास जाएगी, सब पता लग जाएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन बचाने के लिए हो रही थी या असल में सबूत इकट्ठे करने के लिए हो रही थी। अगर वो इन्वेस्टिगेशन भी वीडियोग्राफी होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन की भी, तो 100% एक गैंग का मेंबर जाएगा ही जाएगा। कोई दुनिया की ताकत उसे बचा नहीं पाएगी, क्योंकि सबूत तो आपको इतने बैंक अकाउंट्स मिलेंगे अभी विदेशों में जिसकी हिसाब आप सब लोग भूल जाएंगे। दुबई से लेके, लंदन से लेके, सिंगापुर से लेके, केमन आइलैंड से लेके और साइप्रस से लेके कहां तक बैंक अकाउंट बहुत मिलने वाले हैं इनके। जब सबके पासपोर्ट जब्ती होंगे ना और सीडीआर निकाली जाएंगी, सब पता लग जाएगा 2 मिनट में।
तो इसका मतलब ये है कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा जेल गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस या दिल्ली हाई कोर्ट के कई जजेस के भी राज खुल सकते हैं फिर। बिल्कुल खुलेंगे, और लंबी फहरिस्त है उनकी, लंबी फहरिस्त होगी, ये भी मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लॉयर्स के भी, सीनियर लॉयर्स के भी खुलेंगे। तो मुझे लग रहा है महमूद की कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा की जान को खतरा तो नहीं होगा भाई? अगर इतने बड़े बड़े राज खुलेंगे तो लोग उनको मरवाने की भी कोशिश कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये छोटा मोटा मसला नहीं रहेगा। देखा ही है जस्टिस लोया का केस, तो जस्टिस लोया तो एक ईमानदार आदमी थे, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। कहाँ जस्टिस लोया है कि जान पर तो खतरा है जस्टिस यशवंत बिल्कुल वर्मा का। इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत ही डेस्परेट और जिनको कहते हैं ना हार्डकोर क्रिमिनल लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। देखने में भले ही वो बहुत सुहाव और ये सब लगते हैं, पर वो हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स। कोई उनको बिल्कुल भी वो मतलब कोई भी इंसानियत नाम की चीज नहीं होती। अभी मैं एक सुब्रमण्यम स्वामी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, वो तो अमित शाह साहब को ही बोल रहे थे कि उनका काम ही यही है लोगों को मरवाना। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। तो इसमें अमित शाह साहब भी इन्वॉल्व हैं, ये तो साफ इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये रिपोर्ट उनके पास पहुंच गई थी। अब ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ये मेरी स्टेटमेंट है कि अमित शाह साहब ने ये देखी होगी और कहा होगा चलो ये एक केस है, मैं इसमें कोई टांग नहीं आऊं, जो होना है हो जाए। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, ये मेरी अपनी स्टेटमेंट है। उन्होंने पूरा कंट्रोल लिया होगा इस सिचुएशन का, ये मेरी अपनी स्टेटमेंट है। इसका दोष सिर्फ मुझे जाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है अब, क्योंकि आखिरी करते करते भी बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन अब अंत में इस रिपोर्ट की अब दिशा और दशा अब क्या है? अब क्या चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, अभी तो ये कवर अप एक्सरसाइज नजर आती है, लेकिन अब ये लीक हुई है तो डेफिनेटली या तो कोई बहुत ही ईमानदार लोगों का गैंग है या कोई पैरेलल गैंग है जो पुराने वाले गैंग को खत्म करके अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। यानी कि न्यायपालिका का ये गैंग है? आप ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका का गैंग है ये, या वकीलों का गैंग है जो इस समय सक्रिय है? नहीं, ये पूरे सिस्टम में गैंग है। एक तीसरा एस्पेक्ट इसमें ये भी तो है ना, न्यायपालिका के ऊपर बड़ा हमला करके कोलिजियम सिस्टम को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए और सरकार अपॉइंट करने लगे जजेस को, जैसे कि अभी इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी अपॉइंट करने लगे जजेस को। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ सच ढूंढने की एक्सरसाइज नहीं है। इतना मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, ये रिपोर्ट जब तक अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 40 पेज तो इसके पढ़ लिए हैं, ये बात मैं कह सकता हूं कि ये एक सीधा सच्चा काम नहीं हो रहा। रिपोर्ट भी लीक हो जाती है, कपिल सिब्बल साहब को पहले मिल जाती है, उसके बाद ये पूरी की पूरी रिपोर्ट ही लीक हो जाती है। बिल्कुल ये है। अभी एनेक्सर्स नहीं हुए हैं, एनेक्सर्स भी मेरे ख्याल से आ ही जाएंगे थोड़े दिन में। अब जब ये हो रहा है तो ये तो एक सीक्वेंशियल जॉब होता है ना। नहीं तो लेकिन अब दो तीन सवाल हैं कि इस रिपोर्ट को पहली बात तो लीक किसने किया? अगर ये प्रधानमंत्री के ऑफिस में और राष्ट्रपति मुर्मू के ऑफिस में थी ये रिपोर्ट, तो इसको लीक किसने कराया? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में थी ये, सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट थी ये, उस कमेटी के पास भी रिपोर्ट थी जिसने ये फाइनलाइज की है। रिपोर्ट तो कई जगह थी। हाँ, तो रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट को कहीं ना कहीं से लीक किया गया है, लेकिन सभी स्टैट्यूटरी जगहों पे, सुरक्षित जगहों पे थी। जब तक किसी ने प्लान करके जानबूझ के इसे नहीं दिया होगा, ये लीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि सभी रिस्पॉन्सिबल जगहों पे थी, स्टैट्यूटरी जगहों पे थी ये रिपोर्ट। लेकिन अब क्या होगा इसमें आगे? इम्पीचमेंट तो हो सकता है हो जाए, लेकिन क्या एफआईआर होगी? जस्टिस वर्मा क्या जेल जाएंगे? और अगर वो जेल जाएंगे तो क्या फिर दूसरे जजों और वकीलों की पोल नहीं खुलेगी? ये इस समय न्यायपालिका का एक शब्द है अंग्रेजी में जिसको हम अंडरबेली कहते हैं, वो हो सकता है कि नजर आ रहा हो। और क्या क्या अभिराज और खुलेंगे, काले जो और पन्ने हैं वो शायद खुलेंगे न्यायपालिका के वकीलों के, जो बड़े वकील इसमें इन्वॉल्व है। तो देखना होगा कि क्या कुछ इसमें आगे होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया आपसे।